आज अपन पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल जिसको अंग्रेजी में क्रॉस प्रोडक्ट अथवा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल वैसे तो अपन ने पूर्व क्लास कक्षा जो हुई थी उसके अंदर आपको बता दिया था, लेकिन पुनः एक बार देख लीजिए। यदि अपने पास दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दिए हुए हों और बीच का कोण थीटा हो, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है उसको एक क्रॉस बी वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। और एक क्रॉस बी, जब भी अपन दो सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये सदिश गुणनफल कहलाता है। और यदि दो सदिशों के बीच अपन केवल डॉट लगा दें तो वो बिंदु गुणनफल यानी अदिश गुणनफल कहलाता है। तो सदिशों का सदिश गुणनफल बराबर ये अपना एक सूत्र होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप जिसको नीटा बोलते हैं, ये सदिशों का सदिश गुणनफल व्यक्त करने का सूत्र है। नंबर 2, यदि अपन को मध्य का कोण ज्ञात करना हो वो भी सदिश गुणनफल के रूप में, तो साइन थीटा बराबर, इसमें दोनों पक्षों का मापांक लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो एन कैप है ये ए तथा बी के तल के लंबवत मात्रक सदिश है। और जब अपन दोनों पक्षों का मापांक लेंगे तो एन कैप का मापांक तो 1 हो जाएगा और साइन थीटा का मान अपने पास होगा एक क्रॉस बी का परिमाण बटा एक का परिमाण बी का परिमाण। नंबर 3 पे दोनों सदिशों के तल के लंबवत मात्रक सदिश का मान ज्ञात करें एन कैप का नीटा का, तो ये होगा आपके पास एक क्रॉस बी का मापांक एक क्रॉस बी बटा एक क्रॉस बी का मापांक, ये एन कैप का मान होता है। इसके पश्चात इसमें कुछ विशेषता हैं। दो सदिश समांतर होते हैं, दो सदिश समांतर होते हैं यदि अपने पास थीटा का मान 0 हो। और जब थीटा का मान इसमें 0 रखेंगे उस स्थिति में अपने पास एक क्रॉस बी इक्वल 0 होगा, अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 हो तो दोनों सदिश समांतर होते हैं। नंबर 5, दो सदिश लंबवत हो तो उस स्थिति में एक क्रॉस बी का मान एक के परिमाण गुणा बी के परिमाण के बराबर होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषता थी। यदि अपन को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं का मान दे रखा हो, त्रिभुज की
या त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब अपन को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से संबंधित सदिश दे रखा हो, अर्थात 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, जहां ए वेक्टर तथा बी वेक्टर त्रिभुज की संलग्न भुजाओं के स्थिति सदिश है। और इसी प्रकार से यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के सदिश क्रमशः ए और बी हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी अपन सदिश के सदिश गुणनफल रूप में निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो इस प्रकार से दो सदिशों के सदिश गुणनफल में हमारे पास 7 सूत्र हैं और इन 7 सूत्रों के प्रयोग से आपकी जो प्रश्नमाला है 10.4, इसमें सभी क्वेश्चन सदिशों के सदिश गुणनफल से संबंधित हैं। लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये आती है कि सदिशों का सदिश गुणनफल होगा कैसे। सदिशों का सदिश गुणनफल, देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल ये तो आपने पूर्व क्लास के अंदर पढ़ा, यानी पूर्व वीडियो के अंदर पढ़ा था। यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो समान सदिशों का डॉट करेंगे तो उसका मान 1 होता है। असमान सदिशों का डॉट करते हैं तो फिर उसका मान 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर सदिश की स्थिति यानी उसका स्थान बदलने पर डॉट में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सदिश के सदिश गुणनफल में ये सब उससे उल्टा होगा, यानी दोनों में डिफरेंस है। यदि अपन एक क्रॉस बी यदि इन दोनों में सदिशों का स्थान बदल दें तो फिर इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये ऋणात्मक हो जाएगा। सदिशों के सदिश गुणनफल में सदिशों का स्थान परिवर्तन करने पर चिन्ह बदल जाता है, जबकि सदिशों के अदिश गुणनफल में सदिशों का स्थान परिवर्तन करने पर गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक विशेष अंतर है। सदिशों का सदिश गुणनफल, यदि अपन स्थिति सदिश आई कैप क्रॉस जे कैप तो इसका मान होगा के कैप। इसी तरह से यदि अपन जे क्रॉस के लिखें तो इसका मान होगा आई कैप। और यदि इनको उल्टा कर दें जैसे जे क्रॉस आई तो फिर इसका मान माइनस के कैप होगा। इसको भी यदि अपन उल्टा करें के क्रॉस जे तो फिर इसका मान माइनस आई कैप होगा। इसी तरह से अपने पास के क्रॉस आई तो इसका मान जे कैप होगा, और यदि आई कैप गुणा के कैप कर दें तो इसका मान माइनस जे कैप होगा। और यदि समान सदिश आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये हमेशा 0 होगा, यानी समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा।
असमान सदिशों का एक चक्रीय क्रम के अंदर होता है, जिससे मान लीजिए ये आई कैप है, आई के बाद में जे आता है, जे कैप है, और जे के बाद में अपन जानते हैं के कैप है। तो यदि ये चक्रीय क्रम इस प्रकार से हो, आई के बाद जे हो तो उसका मान के पॉजिटिव, जे के बाद के कैप हो तो पॉजिटिव आई होगा, के बाद में आई हो तो पॉजिटिव जे कैप होगा, और यदि ये चक्रीय क्रम उल्टा हो तो वो नेगेटिव मान को दर्शाता है। या फिर इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल करें, मान लेते हैं एक सदिश एक वेक्टर बराबर a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और दूसरा सदिश b वेक्टर मान लेते हैं b1 आई कैप, b2 जे कैप एंड b3 के कैप। यदि इन दोनों सदिशों का अपन क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करें तो सारणिक की सहायता से, यानी डिटरमिनेंट जो आपने पढ़ा था उसकी सहायता से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अर्थात इसका एक सारणिक बना दें। सारणिक इस तरह से बनेगा आई जे एंड के कैप, तीनों निर्देशी अक्षों के मात्रक सदिश ऊपर लिख दें। उसके पश्चात दोनों सदिशों के अदिश घटकों की दो पंक्ति लिखें, a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, और अब इस सारणिक में पहली पंक्ति r के प्रसार द्वारा एक क्रॉस b ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका प्रसार कैसे करते हैं एक बार पुनः बता देता हूं आपको। वैसे डिटरमिनेंट आपको थोड़ा सा पढ़ाया गया था, तो उसमें ये बताया था कि सारणिक में पंक्ति का प्रसार कैसे करते हैं। तो यहाँ पर r1 का प्रसार कर रहा हूँ मैं, r1 का प्रसार r1 के प्रसार करेंगे तो r1 का पहला अवयव आई कैप, दूसरा जे कैप, तीसरा के कैप। आई का चिन्ह प्लस होगा, जे का माइनस होगा, के का प्लस होगा, और फिर इनके उपसारणिक बनाने हैं, यानी आई कैप का उपसारणिक। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो अपने पास a2 a3 b2 b3 बनेगा। फिर इसके बाद में माइनस जे लगा के दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति छोड़ दें तो a1 a3 b1 b3, a1 a3 b1 b3। फिर इसके पश्चात प्लस के का उपसारणिक बनाएंगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, शेष अवयव लिख दें। तो यहाँ पर आएगा a1 a2 b1 b2। अब ये हो गए दो क्रम के उपसारणिक, और दो क्रम के उपसारणिक का मान निकालते समय अपन क्या करते हैं, आई कैप a2 b3 मुख्य विकर्ण के अवयव माइनस दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणनफल a3 b2 माइनस जे कैप a1 b3 माइनस a3 b1। इसी तरह से इसमें के कैप a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से हमारे पास एक क्रॉस बी यानी सदिशों का सदिश गुणनफल एक स्थिति सदिश ही प्राप्त होगा, लेकिन सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ये इसमें मुख्य अंतर है। अदिशों का अदिश गुणनफल में अदिश राशि, सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा सदिशी ही प्राप्त होगा, कोई संख्यात्मक मान नहीं आएगा। ओके, अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यदि
वेक्टर ए और बी स्थिति सदिश रूप में दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का सदिश गुणनफल ज्ञात करें। तो इनका उत्तर देने के लिए अपन इनको सारणिक के रूप में लिखेंगे। ए क्रॉस बी बराबर, अब देखिए सारणिक क्या बनेगा, आई जे के कैप। अब इसके पश्चात पहले सदिश के अदिश घटकों की पंक्ति लिखें। पहले सदिश में अदिश घटक 2 है, जे का गुणांक 1 है, के का अदिश घटक 3 है। इसी तरह से बी में 3, 5 -2 चिन्ह सही, सारणिक बन गया। अब इसके उपसारणिक बनाएंगे अपन। उपसारणिक बनाते हैं। आई कैप का उपसारणिक 1, 3, 5 -2, फिर माइनस जे का भी उपसारणिक बना देते हैं 2, 3, 3 -2, के का उपसारणिक, के कैप का उपसारणिक, तो 2, 1, 3, 5 ये उपसारणिक बन गए। अब इनकी मान निकालते हैं। आई कैप इंटू मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा -2, फिर चिन्ह माइनस, फिर दूसरे विकर्ण 5 को 3 से गुणा करो 15 -j कैप, मुख्य विकर्ण 2 को -2 से -4, फिर चिन्ह माइनस लगाना है, 3 को 3 से 9 प्लस के कैप, मुख्य विकर्ण में 10, फिर चिन्ह माइनस, 3 को 1 से 3, कुल मिलाकर के अपने पास ये आ गया माइनस का 17 आई कैप, माइनस के 13 को माइनस जैसे गुणा करेंगे तो प्लस 13 जे कैप, और फिर इसके बाद में 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 के कैप। ये सदिश गुणनफल होगा। तो इस तरह से अपन को सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अब यदि आपको इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि क्रॉस ज्ञात कीजिए तथा इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एक क्रॉस बी का परिमाण भी ज्ञात करें, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए एक क्रॉस बी तो अपने पास सदिश आएगा, सदिश आ गया, और यदि परिमाण पूछा हो तो एक क्रॉस बी पहले ज्ञात करें फिर परिमाण ज्ञात होगा। अब परिमाण ज्ञात करोगे तो आपके पास रूट -17 का वर्ग -17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर रूट 17 का वर्ग 289, 13 का वर्ग 169, 7 का वर्ग 49। अब तीनों का योगफल करें, रूट में कितना आ जाएगा 9 3 27 हासिल 2, 6 6 12 12 8 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 3 2 5 507 का रूट। ये इसका परिमाण होगा। एक क्रॉस बी का परिमाण पूछे तो परिमाण निकालना है। यदि एक क्रॉस बी ही पूछा है तो केवल सदिश के रूप में अंशपर होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में a प्लस बी तथा a माइनस बी प्रत्येक के लंबवत मात्रक, प्रत्येक के लंबवत, दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश पूछा है। ये दिशा में मात्रक सदिश नहीं है जो आपने 10.1 में पढ़ा, वो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एन कैप का मान ज्ञात करना है। एन कैप का मान ज्ञात करने के लिए पहले आप ए और बी को जोड़ें, ए तथा बी को घटाएं तो आपको सदिश प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ए और बी का मान दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर निकालने से पूर्व में पहले ए प्लस बी ज्ञात करें। ये ज्ञात करने के लिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में क्या जोड़ेंगे,
बी वेक्टर का मान आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग करें तो आई कितने हो गए 2i कैप, j और 2j कितने हो गए 3j कैप, k और 3 कितने हो गए 4k कैप। ये तो हमारे पास a प्लस बी वैक्टर आ गया। इसी तरह से अपन को a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। इसका मान मैं अब डायरेक्ट ज्ञात कर देता हूँ, इसमें से इसको घटाना है। तो i में से i घटाएंगे तो ये तो 0 हो गया, 0i कैप। j में से 2j घटाएंगे तो माइनस का j बचेगा। k में से 3k घटाएंगे तो माइनस का 2k कैप बचेगा। अर्थात a प्लस बी तथा a माइनस बी तो प्राप्त हो गया। अब अपन को निकालना है n कैप, लेकिन n कैप के लिए अपना जो सूत्र है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। n कैप ज्ञात करते हैं। n कैप ज्ञात करने के लिए इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश अर्थात पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करें, और क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करने के बाद में n कैप का सूत्र लगेगा। तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी वेक्टर क्रॉस a माइनस बी वेक्टर बराबर, अब इन दोनों का सारणिक बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारणिक बनाते समय मान सही रखें, आई कैप, जे कैप, के कैप। मान कहाँ से रखेंगे, एक सदिश ये है एक ये है, तो यहाँ से मान रखने हैं आपको 2 3 4, 2 3 4। इसमें मान है 0 -1 -2। मान निकालें तो उसी तरह से उपसारणिक बनाने पड़ेंगे। आई कैप का उपसारणिक 3 4 -1 -2, माइनस जे कैप का उपसारणिक 2 4 0 -2, के कैप का उपसारणिक यदि ये देखें अपन तो 2 3 0 -1। अब इनके मान निकालें तो आई कैप में तो अपने पास आ गया -6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस आएगा लेकिन गुणा करने पर -4 तो चिन्ह प्लस हो गया। माइनस जे 2 को -2 से तो -4, फिर चिन्ह माइनस, 0 को 4 से 0 प्लस के कैप में -2 -0, तो कुल मिला के अपने पास आ गया -2i कैप। जे में आपका हो गया +4j कैप, के में आपका -2k कैप। ये हमारे पास दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश आ गया, दोनों का सदिश गुणनफल ये प्राप्त हुआ। अब सदिश गुणनफल एक सदिश आ रहा है तो इसको अपन मान सकते हैं नया सदिश। माना ये एक नया सदिश है, सी वेक्टर मान लेते हैं इसको, -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप। ये एक नया सदिश मान लिया। दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल सी वेक्टर, इन दोनों का सदिश गुणनफल सी वेक्टर माना। अब अपन को ज्ञात करना है लंबवत मात्रक सदिश। इसलिए a प्लस बी तथा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो n कैप होगा, और n कैप बराबर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस का, इसका और इसका, जो कि ये है। तो अपन इसको सीधा सी वेक्टर बटा सी का परिमाण लिख सकते हैं।
भाई सी वेक्टर का अर्थ हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल। तो अपने पास एन कैप का यही तो सूत्र था, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट बटा क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण। तो ये भी तो यही है, सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट बटा क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, सी वेक्टर मीन्स -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका परिमाण रूट -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग इक्वल आगे -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट ये हो गया 4 प्लस 16 प्लस 4, कुल मिला के अपने पास आ गया रूट में 24। ये इधर लिख देता हूँ मैं, इसलिए एन कैप बराबर -2i कैप प्लस 4j माइनस 2k कैप बटा रूट 24, और रूट 24 मीन्स होता है 2√6, या फिर इसको अपन यूँ लिख सकते हैं -1/2i कैप, इसका इसमें भाग दे दिया, इसका भाग देंगे तो अपने पास 2/√6j कैप, इसका इसमें भाग देंगे तो -1/√6k कैप, इसमें भी √6 हो गए हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का मान प्राप्त हुआ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को इसकी दो संलग्न भुजाओं के स्थिति सदिश ज्ञात करना है। अब इसे समझने के लिए देखिए, पहले अपन त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज किसी भी क्रम में बनाएं, जैसे ए शीर्ष, ये बी, ये सी। अब इसकी दो संलग्न भुजा, यदि आप ए बी और बी सी को लेंगे, ए बी और बी सी को लेंगे, तो आपको स्थिति सदिश देखिए, इनमें कॉमन बिंदु बी है, तो संलग्न भुजा ये हुई कौन सी, बी सी एंड बी ए। तो आपको एक तो बी ए वैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा तथा दूसरा बी सी वैक्टर। ये दोनों वैक्टर ज्ञात करने के पश्चात आपका क्षेत्रफल आएगा। और यदि आप ए बी और ए सी को लें तो ए बिंदु आपका कॉमन होगा, तो ए बी वैक्टर तथा ए सी वैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। यदि अपन ए बी और बी सी लेंगे तो ये वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। ए बी और ए सी लेंगे तो आपको ए बी वेक्टर तथा ए सी वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, या दो संलग्न भुजा आप बी सी और ए सी ले सकते हैं। यदि बी सी और ए सी लेंगे तो आपको सी बी वेक्टर, क्योंकि कॉमन बिंदु सी है, तो सी से एक भुजा सी बी होगी, सी से दूसरी भुजा होगी सी ए, तो आपको ये वेक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। अब तीनों में से कोई से भी दो संलग्न भुजा ले सकता है, कोई से भी दो संलग्न भुजा लेंगे, उन्हीं के आपको सदिश ज्ञात करने हैं। तो अपन यहाँ पर हल करते हैं, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा ए बी तथा बी सी, इसलिए बी ए वेक्टर बराबर दो संलग्न भुजा ए बी और बी सी के सदिश। अब ए बी का सदिश ज्ञात करेंगे, वो बी ए ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बी से हैं दोनों भुजा।
बी ए वेक्टर का अर्थ होगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली दिष्ट रेखा का स्थिति सदिश। दो बिंदुओं को मिलाने वाले के लिए आपको सूत्र लिखाया था x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप से आप निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप लिखेंगे ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर का अर्थ होगा ए बिंदु का मूल बिंदु से स्थिति सदिश, ओ बी वेक्टर का अर्थ होता है मूल बिंदु से बी का स्थिति सदिश। किसी से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बी ए वेक्टर ज्ञात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके जो निर्देशांक होंगे वो तो x2 y2 z2 होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे x1 y1 z1। तो यहाँ पर अपन देखें तो अपने पास 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 3 बी ए है, 1 माइनस 1 होगा बी का, और ये होगा 1 माइनस 2 जे कैप प्लस इसमें आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 के कैप। या आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, बी ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर इससे बनेगा, ओ बी वेक्टर इससे बनेगा, तो इसमें से उसको घटाना। तो अपने पास क्या आ गया, 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये तो हो गया बी ए वेक्टर। इसके बाद अपन निकालते हैं बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर बराबर, ये चलो आपको स्थिति सदिश के रूप में बता देता हूँ, ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर का मतलब सी बिंदु से स्थिति सदिश 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ बी वेक्टर मीन्स आई प्लस 2j प्लस 3 के कैप। जब घटाएंगे तो अपने पास 2 में से आई घटाएंगे आई कैप, 3 में से 2 घटाएंगे जे कैप, के में से ये घटाएंगे तो अपने पास माइनस 2 के कैप। तो इस प्रकार से संलग्न भुजाओं के स्थिति सदिश हमारे पास आ गए। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं तो 1/2 दोनों संलग्न भुजाओं के स्थिति सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से होगा, सारणिक बना लें आप 1/2 इसका सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। तो ये सारणिक बनाएंगे तो अपने पास दोनों सदिशों में अदिश घटक का मान रखना पड़ेगा। ये तो क्षेत्रफल का सूत्र था, ये आपका बी ए और बी सी वेक्टर था, इसलिए पहले अपन बी ए क्रॉस बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी ए क्रॉस बी सी ये दोनों ज्ञात कर लेते हैं। तो बी ए क्रॉस बी सी का मान आई जे के कट, यहाँ पर मान रखेंगे तो अपने पास मान 0 -1 और -2, यहाँ से मान रखेंगे 1 1 -2। आगे उपसारणिक बनाएंगे, आई कैप का उपसारणिक होगा -1 -2 1 -2 और जे का बन जाएगा अपने पास चिन्ह माइनस रहेगा इसमें 0 -2 1 -2 प्लस के कैप का उपसारणिक 0 -1 1 1 बराबर आई कैप इंटू ये गुणा करेंगे तो 2 -2 माइनस जे इंटू 0 प्लस हो गया के इंटू 0 प्लस हो गया। कुल मिलाकर के 4 आई कैप
-2j कैप एंड प्लस k कैप। ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में आप इसके अंदर इसका मापांक ज्ञात करेंगे, BA क्रॉस BC। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण निकल जाएगा तो √4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया कितना 16 + 4 + 1, यानी कुल मिला के √21 ये मान प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में आप ये सूत्र लगाएं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको पहले मत लगाना, पहले आप BA क्रॉस BC इससे ज्ञात कर लेना, इसका परिमाण निकाल लेना, परिमाण ज्ञात होने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें मान रख दो 1/2 अपॉन परिमाण, इसका परिमाण आप ऊपर देख रहे हैं कितना आ रहा है √21, तो ये √21 मान रख दिया, कुल मिला के √21/2 इसका आंसर हो गया। या आगे आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा, तो इस प्रकार से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 4 नंबर का एग्जाम्पल है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाओं को इन स्थिति सदिश के द्वारा दिया गया है। यानी पहली भुजा का स्थिति सदिश ये है, दूसरी का ये है। तो आंसर निकालते समय अपन को पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ज्ञात करना पड़ेगा। क्रॉस B बराबर IJ कैप। अब मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट ही मान निकालूंगा 3 1 4 1 - 1 1। I वाला अपने पास सारणिक, चलो उप सारणिक बना देता हूँ 1 4 -1 1 -j का उप सारणिक बनाएंगे तो अपने पास आएगा 3 4 1 1 और k का उप सारणिक बनाएंगे तो अपने पास आएगा 3 1 1 -1। इसका मान निकालें तो अपने पास क्या आएगा भाई I कैप इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा। J का मान अपने पास कितना आएगा 3 - 4, K के अंदर अपने पास मान आएगा -3 -1, कुल मिला के अपने पास 5 I कैप, ये हो गया प्लस J कैप, आगे आ गया -4 K कैप, एक क्रॉस B निकल गया। अब इसका परिमाण भी चाहिए, इसका परिमाण ज्ञात करो। परिमाण ज्ञात करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग -4 का वर्ग, कुल मिला के अपने पास √25 + 1 + 16, दोनों को जोड़िए 17 और 25 कितने हो गए √42। √42 का यदि वर्गमूल निकलता है तो निकाल ले, नहीं तो √42 रहेगा। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का सूत्र आपका यही होता है संलग्न भुजाओं का सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर √42 वर्ग इकाई। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसमें भी संलग्न भुजाओं में वही है, यदि आपको चारों शेष दे रखे हों तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है ABCD। अब संलग्न भुजा यदि आप AB और AC लेते हैं, AB और AC लेंगे, उस स्थिति में आपको BA वेक्टर एंड BC वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। यदि आप संलग्न भुजा ये दोनों लेते हैं तो आपको AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये यानी क्रम आप ध्यान रखें कि संलग्न भुजा कौन से बिंदु से है, उसी बिंदु से उनका दिष्ट रेखा खंडों के स्थिति सदिश ज्ञात करें। ओके। एग्जाम्पल नंबर 6, दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश तथा मध्य का कोण भी ज्ञात करें।
ये प्रश्न है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना ए वेक्टर बराबर ये मान लेते हैं 6i प्लस 2j प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर को अपन ये मान लेते हैं कि 3i माइनस 6j माइनस 2k कैप। अब दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, एन कैप का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन को क्रॉस प्रोडक्ट का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट i, j एंड k यानी एक सारणिक बनाएंगे तो 6 2 3 3 माइनस 6 माइनस 2 ये उपसारणिक बनेगा। अब उपसारणिक बनाने के बाद में मान ज्ञात करें आई कैप का, तो अब मैं डायरेक्ट ज्ञात कर रहा हूँ। उपसारणिक ये बनेगा 2 को इससे गुणा करेंगे -4 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस जे का उपसारणिक का गुणा करेंगे तो -12 और ये -9, फिर प्लस के कैप का उपसारणिक बना करके हल करोगे तो -36 एंड -6। कुल मिला के अपने पास ये आ गया कितना 14 आई कैप, जे में आपका हो गया प्लस 21 के कैप जे कैप, और के में आपका हो गया -42 के कैप। वैसे तो इन सब में 7 का भाग जा रहा है आपका, तो 7 का भाग आप दे सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन नहीं लेते हो तो आप ऐसे के ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसका परिमाण एक क्रॉस बी का परिमाण, चलो इसमें से मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो 2i प्लस 3j माइनस 6k कैप। परिमाण लेंगे तो अपने पास परिमाण होगा 7√। परिमाण केवल सदिश का ही होगा, अदिश राशि का परिमाण वही होगा। इसलिए अपने पास कितना आएगा ये परिमाण 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 माइनस 6 का वर्ग 36, तो कुल मिलाकर के अपने पास परिमाण हो गया 7√49 मीन्स 7 × 7 यानी 49। तो परिमाण भी अपने पास आ गया। इसलिए एन कैप बराबर लंबवत मात्रक सदिश एक क्रॉस बी बटा एक क्रॉस बी का परिमाण बराबर एक क्रॉस बी का मान अपने पास आया था 14 आई कैप 21 जे कैप माइनस 42 के कैप बटा 49। अब 49 का भाग दें अपन तो अपने पास आएगा 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप एंड माइनस 6/7 के कैप। ये लंबवत मात्रक सदिश का मान है। फिर मध्य का कोण, मध्य कोण साइन थीटा बराबर हम जानते हैं एक क्रॉस बी का परिमाण बटा एक का परिमाण बी का परिमाण। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो मध्य का कोण थीटा आएगा। एक क्रॉस बी का परिमाण हमने निकाला कितना है 49, एक का परिमाण निकालना पड़ेगा। एक का परिमाण अपने पास आएगा 36, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 रूट 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4। कुल मिला के अपने पास आ गया 49 बटा √49 या फिर 49 बटा 49 यानी 1। साइन थीटा बराबर 1 या साइन थीटा बराबर साइन पाई बटा 2 या थीटा बराबर मध्य का कोण पाई बटा 2।
अर्थात दोनों सदिशों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 में दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर आपको दे रखे हैं स्थिति सदिश के रूप में। फिर बाद में ये कह रहा है कि यदि ये दो सदिश हों तो सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश है। तो ये सत्यापित करने के लिए पहले आप ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेना। ए क्रॉस बी ज्ञात करोगे एक सदिश प्राप्त होगा। अब ये जो सदिश आएगा ये इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है। और लंबवत के लिए दो सदिश लंबवत होते हैं यदि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0। तो यहाँ पर आप ए डॉट ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेना। ये आपके पास 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो ये सत्यापित हो जाएगा कि ए क्रॉस बी एक के लंबवत है। फिर दूसरा आप इसमें बी डॉट ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेना। जब ये डॉट प्रोडक्ट आप ज्ञात करोगे इसका मान सदिश होगा, इसका मान सदिश होगा, ये दोनों सदिश दे रखे हैं। डॉट प्रोडक्ट करोगे दोनों मान 0 आ जाएंगे। जब दोनों मान ये 0 आ जाएंगे, ये वाला और ऊपर वाला, तो ये सत्यापित हो जाएगा कि ए क्रॉस बी ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 तो आप कर लेना। अब इसके बाद में आता है एग्जाम्पल नंबर 8। यदि सदिश ए तथा बी वेक्टर के लिए दो स्थिति सदिश दिए हैं, ए तथा बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन पहले LHS को देखते हैं। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर यानी कि LHS है अपना। LHS बराबर होल स्क्वायर का अर्थ होता है कि ए क्रॉस बी का इसी के साथ डॉट करना। डॉट का मतलब होल स्क्वायर होता है, ये डॉट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ए डॉट ई जब समान सदिश डॉट करते हैं तो वो होल स्क्वायर में लिखे जाते हैं, यानी उसका परिमाण का स्क्वायर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ये होगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं दोनों सेम हैं तो परिमाण का होल स्क्वायर। ओके। और ए क्रॉस बी का मान अपन जानते ही है। ए क्रॉस बी मीन्स अपन जानते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप परिमाण का होल स्क्वायर। और जब इसका परिमाण लेंगे तो अपने पास परिमाण क्या आएगा, ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा एन कैप के परिमाण का वर्ग। और किसी भी मात्रक सदिश का परिमाण लेते हैं तो वो 1 होता है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी कुल मिलाकर के अपने पास ये आ गया ए वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अब इसके बाद में आगे हल करें अपन, तो आगे अपने पास मान इस प्रकार से प्राप्त होता है, या फिर अपन इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर अपने पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। बराबर साइन का मान अपन जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और जब इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो आगे हल अपने पास हो गया ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। या इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। या डॉट नहीं भी लगाएं तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं,
अब इसके बाद में अपन जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा, चूंकि हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यही अपन को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा अलग टाइप का था। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9, लैम्ब्डा के किस मान के लिए ये दोनों स्थिति सदिश समांतर है। जब समांतर का आता है तो हम जानते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और लंबवत का आता है तो हम जानते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पर आप इनको हल करते समय ये लिख दें, चूँकि ये मान लें पहले, माना ए वेक्टर बराबर 3i 2j प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर बराबर ये मान लें i प्लस लैम्ब्डा जे कैप प्लस 3k कैप। इसलिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर होंगे यदि ए क्रॉस बी बराबर 0। अब ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करें तो ये सारणिक बनाना पड़ेगा i j k। i का मान आपके पास 3 है, 2 5 1 लैम्ब्डा 3 बराबर 0, अर्थात सारणिक का मान 0। अब इसका मान अपन निकालते हैं तो अपने पास मान क्या आता है। मान निकालने के बाद में परिमाण लेना पड़ेगा। हल कीजिए, आई कैप का उपसारणिक 2 5 लैम्ब्डा 3 माइनस जे का उपसारणिक 3 5 1 3, के का उपसारणिक ये हो गया आपके पास 3 2 1 लैम्ब्डा बराबर 0, या फिर आई कैप 6 माइनस 5 लैम्ब्डा माइनस जे इंटू 9 माइनस 5 प्लस के कैप इंटू 3 लैम्ब्डा माइनस 2 बराबर 0, या अपने पास आ गया 6 माइनस 5 लैम्ब्डा आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 लैम्ब्डा माइनस 2 के कैप बराबर 0। अब ये तो आपका 0 सदिश है, और इस 0 सदिश को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 माइनस 5 लैम्ब्डा आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 लैम्ब्डा माइनस 2 के कैप बराबर 0 आई कैप 0 जे कैप एंड 0 के कैप। दोनों की तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो अपने पास i का गुणांक इसमें ये है, इसमें 0। 6 माइनस 5 लैम्ब्डा बराबर 0, या फिर k का गुणांक इसमें 3 लैम्ब्डा माइनस 2 है, उसमें 0। इसको हल करते हैं तो अपने पास आता है लैम्ब्डा बराबर 6/5, और इसको हल करते हैं तो लैम्ब्डा बराबर आता है 2/3। इस प्रकार से लैम्ब्डा के हमें ये 2 मान प्राप्त होते हैं। ओके,
तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न में एक छोटी सी त्रुटि थी, ये 5K नहीं है, यहाँ पर आपके पास 9K था, तो इसे 9K कैप करें। जब इसको 9K कैप करेंगे तो अपने पास यहाँ भी 9 आएगा, और यहाँ पर अपन 9 करेंगे तो ये भी 9 होगा, और ये 9 तो ये भी 9। तो अपने पास देखिए मान बदलेंगे कुछ, 6 माइनस 9 लैम्ब्डा हो जाएगा ये, और ये 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये गुणांक तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब हल करोगे तो यहाँ 5 के स्थान पे 9, अर्थात लैम्ब्डा बराबर आपके पास वही मान आ जाएगा 2/3, और इसमें भी 2/3। तो लैम्ब्डा का मान 2/3 होगा गुणांकों की तुलना करने से। इस प्रकार से अपने सभी कंप्लीट उदाहरण इसमें लगभग हो चुके हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज NCERT की बुक्स में 10.4 के सभी प्रश्न हल करके देखें, और जो प्रश्न आपको नहीं आए वो प्रश्न कमेंट्स करके पूछ लें, जिससे कि उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। वैसे 10.4 के अंदर अधिकांश प्रश्न आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास आए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।